सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज शिक्षा मनोविज्ञान में पेडागोजी और पेडागोजी में हिंदी गद्य शिक्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हिंदी सब्जेक्ट में गद्य शिक्षण की विधियां आज हमारा टॉपिक ये है। हिंदी टीचिंग में जब हिंदी शिक्षण करते हैं विषय, तो उसमें गद्य शिक्षण की जो क्या विधियां हैं, टॉपिक आज हमारा ये है। देखते हैं। पहली विधि अर्थ कथन विधि। जो गद्य शिक्षण में पहली विधि है वो कौन सी है? अर्थ कथन विधि। इसमें क्या होता है? यह एक परंपरागत विधि है। अब ये परंपरागत शब्द का मतलब क्या हुआ? ट्रेडिशनल इंग्लिश में जो प्राचीन काल से चली आ रही है शिक्षण की विधि, उसी को कहेंगे परंपरागत विधि। और परंपरागत विधि में चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन नहीं है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है। तो यहाँ प्रमुख कौन होगा? टीचर। टीचर बोलेगा, विद्यार्थी सुनेंगे। दूसरा पॉइंट लेते हैं इसमें। अध्यापक सर्वप्रथम क्रमिक रूप से गद्यांश का मौखिक पठन करता है। अर्थ कथन विधि के अंतर्गत पहली बात हमने समझी कि यह एक परंपरागत विधि है, और दूसरी बात हम समझ रहे हैं अध्यापक सर्वप्रथम क्रमिक रूप से गद्यांश का मौखिक पठन करता है। कक्षा में विद्यार्थियों के सामने उस गद्यांश को टीचर सबसे पहले मौखिक पठन करेगा। इतनी तेज़ी से पढ़ेगा कि बच्चे भी सुन सकें और अपने गद्यांश पर, जो पाठ्य पुस्तक है उस पर वो ध्यान रख सकें। तीसरा पॉइंट, इसमें अध्यापक कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। अरे जाहिर सी बात है, जब आप पढ़ रहे हैं तो कठिन शब्द आएंगे और बीच में बच्चा पूछेगा ही। तो टीचर क्या करता चलता है, जब पढ़ता है उसका गद्यांश का पठन करता है, तो साथ में जो कठिन शब्द आते हैं उनका भी अर्थ बताता चलता है। ये टीचर तीसरा काम क्या करता है? कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। 3 पॉइंट। 4th नंबर का पॉइंट है, इस विधि में कार्य शिक्षक को ही करना
पड़ता है। और 5वां पॉइंट, प्राथमिक स्तर पर यह विधि सर्वोत्तम है। इन 5 पॉइंट्स के अंदर समाहित हो गया क्या? अर्थ कथन विधि। इसी से संबंधित अगर सवाल बनता है यूपी टेट सी टेट में, तो आपको ये ध्यान रखना है, 4 ऑप्शन होते हैं, ऑप्शन में यही पूछ ले कि परंपरागत विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो इन विधियों के नाम देके तो आपको रखना क्या है? अर्थ कथन विधि ही मानना है, वो ही राइट आंसर है। 5 चीज़ एक बार फिर समझ लो। अर्थकथन विधि क्या है? यह परंपरागत विधि है। अध्यापक सर्वप्रथम क्रमिक रूप से गद्यांश का मौखिक पठन करता है बच्चों के सामने, और इसमें अध्यापक कठिन शब्दों का अर्थ बताता है। जब पढ़ा रहा है, पठन कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कठिन शब्द आएंगे और बच्चों को बताए जाएंगे। इस विधि में कार्य शिक्षक को ही करना पड़ता है, और मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि टीचर सेंटर्ड हो गया। प्राथमिक स्तर पर यह विधि सर्वोत्तम है, और ये विधि किस स्तर पर सर्वोत्तम है? प्राथमिक स्तर पर। तो भाई ये अर्थ कथन विधि पहली हमने समझी किसकी? गद्य शिक्षण की, हिंदी में। एक बात समाप्त होती है। अब दूसरी बात देखते हैं, दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि, इसको इंग्लिश में समझें तो एक्सप्लेनेशन मेथड। क्या? व्याख्यान विधि क्या है? एक्सप्लेनेशन मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, मैं इसको भी पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करता हूं और आपको भी करवाता हूं। पहला, यह अर्थ कथन विधि का ही विकसित रूप है। लॉजिक, एक नई बात क्या समझ में आ रही है हमारे, कि जो व्याख्यान विधि है वो कुछ और नहीं, अर्थ कथन विधि का ही एक विकसित रूप है। अभी क्लियर? दूसरा, अध्यापक शब्दों की व्याख्या करते हुए उपसर्ग, प्रत्यय, संधि व समास आदि की व्याख्या करता है। दूसरा पॉइंट क्या समझे? अध्यापक शब्दों की व्याख्या, कोई भी गद्यांश पढ़ रहे हैं तो कुछ शब्द ऐसे आएंगे जिनको समझना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हमने एक शब्द लिया मिथ्या। अब ये जो शब्द है इसका अर्थ क्या है? तो सामान्य तौर पर इस शब्द का अर्थ तो बताने में कितनी देर लगती है, अब झूठ होता है इसका मतलब, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इसकी व्याख्या की जाए शब्द की, कि भाई इसका वास्तव में एक्सप्लेनेशन करने की जब जिम्मेदारी दी जाए, तो इसका मतलब झूठ नहीं है, फिर क्या है वो समझते हैं। भाई एक तरफ तो लिखा है झूठ और दूसरी तरफ लिखा है भाई सच। ना तो ये सच है और ना ही ये झूठ है,
सच और झूठ के बीच में जो दशा है वो मिथ्या है। मिथ्या क्या व्याख्या हुई? सच और झूठ के बीच की जो स्थिति है उसको कहते हैं मिथ्या शब्द। अरे मिथ्या कहने की ज़रूरत क्या थी? वो तो झूठी बोल देता। अगर ये शब्द कहता, ये शब्द ये या पर्यायवाची नहीं हो सकता इसका। मिथ्या अपने आप में एक स्वयं का विशाल और बहुत बड़ा और बहुत गहरा अर्थ लिए हुए है मिथ्या। ना वो झूठ है और ना ही वो सच है। अब अध्यात्म की स्थिति में जाएंगे, पहुंच जाएंगे धीरे धीरे, नहीं तो इसको यहीं तक समझ लेते हैं। अध्यात्म जगत में ये शब्द सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। अब आता है तीसरा पॉइंट, इसी में समझते हैं कि व्याख्यान विधि में जो मेजर पॉइंट्स हैं, जो बहुत काम के परीक्षा से जुड़े हुए, हम चर्चा केवल उसी की कर रहे हैं। उच्च कक्षाओं के शिक्षण के लिए यह विधि सर्वोत्तम है। फोर्थ पॉइंट, अध्यापक शब्दों की व्याख्या करते हुए ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। फोर्थ पॉइंट में देना है पर्यायवाची विलोम शब्दों को स्पष्ट करता है और उनके भावों को भी स्पष्ट करता है। अब बड़े बच्चे यानी उच्च कक्षा में जो बच्चे होते हैं वो बड़े होते हैं, तो उनको ये शब्द समझ में आता है। भाव किस सेंस में कोई भी, किस संदर्भ में कोई भी बात कही जा रही है, इसको आसानी से कौन समझ पाता है? जो उच्च कक्षा के बच्चे होते हैं, ना कि प्राथमिक स्तर के। माध्यमिक स्तर के भी बच्चे समझ लेते हैं, आसानी समझ लेते हैं भाव को। और फिर संधि, प्रत्यय, समास, उपसर्ग जो बीच बीच में आएंगे शब्द, उनको अध्यापक अर्थ बताता जाता है और उनको समझाता भी जाता है और उनकी व्याख्या भी करता जाता है। तो अभी मैंने बोला कि अर्थ कथन विधि का ही विकसित रूप है। इसका मतलब क्या हुआ? अर्थ भी बताएगा, व्याख्या भी करेगा। तो ये व्याख्यान विधि के अंतर्गत ये 4 मेजर पॉइंट मैंने आपको बता दिए। कितनी विधि हो गई गद्य शिक्षण की अब तक? 2 विधियों को हमने समझने का प्रयास किया। अब बात करते हैं तीसरी विधि। वो कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि। लो जी, प्रश्नोत्तर विधि। पहली लाइन, इस विधि को विश्लेषण विधि भी कहा जाता है। इस विधि को क्या कहा जाता है? विश्लेषण विधि। अब यह शब्द जो आया है विश्लेषण, और इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब है खंड खंड करके समझना, टुकड़ों में समझना, एक एक करके उसको पार्ट बना बना के समझना, विश्लेषण करना, ये विश्लेषण विधि है। दूसरा पॉइंट इसमें लेते हैं
सबसे पहले अध्यापक कठिन शब्दों का अर्थ छात्रों से निकलवाने का प्रयास करता है, अन्यथा वह स्वयं बताता है। भाई दूसरा पॉइंट समझते हैं। प्रश्नोत्तर विधि का दूसरा पॉइंट ये कहता है, सबसे पहले अध्यापक क्या करता है, कठिन शब्दों का अर्थ बच्चों से निकलवाने का प्रयास कर। कहते हैं बच्चे से, बच्चों तुमने इसका अर्थ क्या समझा, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को उठा के और उससे पूछते भी हैं कि भैया आप बताइए इसका क्या मतलब है, आप बताइए इसका क्या मतलब है। तो ये प्रश्नोत्तर हो गया, यानी प्रश्न पूछना। तो पहला प्रयास तो टीचर ही करता है। जब बच्चे असफल हो जाते हैं तो अध्यापक की तो ये काम ही है कि वो उसका अर्थ बता देते हैं। तीसरा पॉइंट क्या आता है इसमें, इस विधि का प्रतिपादन सुकरात ने किया। अब सवाल फिर बना, हमको तो परीक्षा में पास होना है, इसलिए हर विधि को बारीकी से नज़र रखना है कि किसने क्या कहा। अब प्रश्नोत्तर विधि की जो प्रतिपादक जनक कहें तो वो सुकरात ही है। सुकरात रास्ते चलते किसी से भी कोई भी सवाल, समकालीन जो भी परेशानी रही हो राजनीतिक, चर्चा करते थे, लोग इनसे चर्चा करते थे और प्रश्न पूछते थे। तो सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछने की विधि इन्होंने ही अपनाई, प्रतिपादन इन्होंने ही किया, सुकरात ने। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रश्नोत्तरी विधि के निम्नलिखित प्रतिपादक कौन है, तो नीचे 4 ऑप्शन, उसमें एक नाम इन श्रीमान जी का जरूर होगा। चौथा पॉइंट लेते हैं, इस विधि की मुख्य अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व का ज्ञान बालक में समाहित है, परंतु जन्म मरण की प्रक्रिया में लिपट गया। इसलिए प्रश्नों की सहायता से उसे खोजना। हाँ जी, अब ये फोर्थ पॉइंट थोड़ा सा बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन नहीं, इसको भी समझना है। इस विधि यानी प्रश्नोत्तर विधि में ये मुख्य अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व का ज्ञान बालक में समाहित है। तो किस विधि में ये अवधारणा है, एक बात तो ये समझ में आ गई प्रश्नोत्तर विधि में। और इसमें है क्या, क्योंकि जन्म मरण की प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसमें क्या होता है कि उसका ज्ञान जो पूर्व में है उसके अंदर ही है, समाहित है, कि इतना ज़्यादा लिपट गया है कि उसको निकालना मुश्किल है। तो ज़रूरत किसकी होती है, फिर प्रश्न पूछते हैं। चेतन मन और अब चेतन मन, अब बात करेंगे बाद में इसकी, वहीं से रिलेट है ये क्वेश्चन
अगला देखते हैं। शिक्षक बाहर से छात्रों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता है, उसका कर्तव्य है कि उसके लिपटे ज्ञान को अपने प्रश्नों से उजागर कर दे। शिक्षक बाहर से छात्रों को कोई ज्ञान नहीं दे सकता, उसका कर्तव्य है कि उसके लिपटे ज्ञान को अपने प्रश्नों से उजागर कर दे। अब इस लाइन का सीधा मतलब ये हुआ कि बालक के अंदर ज्ञान है, मौजूद है, बशर्ते अब हम उससे किस तरह का प्रश्न करें कि वो सोचे और सोचने के बाद उसका जवाब दे, तो उसके अंदर वो ज्ञान का अंकुरण स्वतः स्फूर्त हो जाए, फूट जाए। अब क्या निकला हमारा? 5 पॉइंट किसके निकले भाई? प्रश्नोत्तर विधि के। पांचों आपके सामने हैं। सुकरात ये वाला महत्वपूर्ण हो गया, और विश्व का ज्ञान बालक में समाहित है, संपूर्ण विश्व का, ये बात प्रमुख हो गई। तो प्रश्नोत्तर विधि में ये गद्य शिक्षण में 3 विधियां हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब चौथी विधि की बात करते हैं। चौथी विधि जो है वो है समीक्षा विधि। 4th नंबर समीक्षा विधि। अब इस विधि में क्या करना है जी? पहला पॉइंट, इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं में किया जाता है। नंबर 2, इस विधि का प्रयोग तभी करना चाहिए जब छात्रों को निबंध के तत्वों का ज्ञान और भाषाई कौशलों में विकास पूरी तरह से हो जाए। अभी स्पष्ट करते हैं इन पॉइंट्स को। 3rd पॉइंट लेते हैं। अध्यापक का पठन कर, इसमें अध्यापक की जगह पाठ्यक्रम या पाठ्य वस्तु लिखी है, सही शब्द ये है। पाठ्य वस्तु का पठन कर भाषाई तत्वों के आधार पर उसके गुण दोष की परख का मतलब परीक्षण की जाती है।
तीनों पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। पहली बात हुई इस विधि का प्रयोग उच्च कक्षाओं में। दूसरी, इस विधि का प्रयोग तभी करना चाहिए जब छात्रों को निबंध के तत्वों का ज्ञान। अब निबंध के जितने भी तत्व हैं उनका ज्ञान बच्चों को जब हो जाएगा और भाषाई कौशलों का विकास पूरी तरह से हो जाएगा तो वो क्या कर लेंगे, गुण दोष की परख। और सीधा सीधा दूसरे शब्दों में कहा जाए कि समीक्षा विधि का मतलब ही है गुण दोष की परख करना, जांच करना, क्या सही और क्या गलत, तब समीक्षा होती है। किसी भी पॉइंट्स पर समीक्षा होती है तो क्या कि क्या सही है और क्या गलत है, गुण और दोष देखे जाते हैं। सही का मतलब गुण और गलत का मतलब दोष। तो इस विधि में, समीक्षा विधि में मुख्य बात हमारे सामने यही आई कि गुण दोष की जो परख करना, और उच्च कक्षाओं में होता है। गुण दोष की परख अगर बच्चा सही कर लेगा तो उसमें क्या एक कौशल विकसित हो जाएगा। ये बात भी छूट रही है, इसको भी बात करते हैं पूरी। अगर छात्र गुण दोष की परख करना ही सीख गया, यानी समीक्षा करना सीख गया, तो उसमें एक कौशल विकसित होगा। वो कौन सा कौशल होगा? स्वाध्याय। स्वाध्याय की उसमें आदत बन जाएगी। अब पांचवा जो विधि है गद्य शिक्षण की वो है संयुक्त विधि। इसमें क्या होता है, भाषाई कौशल एवं ज्ञान प्रदान करने के लिए व्याख्या एवं विश्लेषण प्रणाली को संयुक्त रूप से प्रयोग करके छात्रों को गद्य पद्य पाठों की शिक्षा बहुत रोचक, आकर्षक एवं प्रभावशाली ढंग से दी जा सकेगी। अब ये लाइन लिखी है हमने, लाइन क्या, ये पूरा पैराग्राफ ही लिख गया। संयुक्त विधि क्या है? भाषाई कौशल एवं ज्ञान प्रदान करने के लिए व्याख्या एवं विश्लेषण, ये दोनों जो हैं प्रणाली, जो व्याख्या और विश्लेषण संयुक्त रूप से प्रयोग करना। व्याख्या करना, किसी भी गद्यांश में किसी भी हिस्से का पूरी तरह से व्याख्या करना, या फिर उसको खंड खंड करके पाठ में विश्लेषण करके बताना, चाहे वो पाठों की शिक्षा को रोचक, अब ऐसा करेंगे तो रोचक, आकर्षक और प्रभावशाली हो जाएगा। रोचक हो जाएगा, आकर्षक हो जाएगा और प्रभावशाली हो जाएगा। अरे बच्चा हिंदी की क्लास में गद्य कब पढ़ेगा? जब उसे इंटरेस्ट होगा, रोचक, उसे लगेगा, आनंद आएगा। जब तक उसे इंटरेस्ट नहीं होगा वो नहीं पढ़ेगा। तो ये विधि क्या करती है? यही तो बताती है। कौन सी? संयुक्त विधि। इस तरह से हमने 5 विधियों का अध्ययन किया, किसमें? गद्य शिक्षण में। अब एक बात और ज़रूरी है आपसे शेयर करना, वो ये,
उद्देश्य क्या है किसका? गद्य शिक्षण। अंत में एक बात मैं यही बात पूछना चाहूँगा कि चर्चा कराएंगे कि गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है। तो वर्णों, शब्दों, वाक्यों के उच्चारण की शुद्धता, क्रमबद्धता, इन चीज़ों को सीखना। उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर्यायवाची है, समास है, लोकोक्ति है, लेकिन सही मायने में क्या है कि वर्ण, शब्द और वाक्य, इनको जब हम गद्य पढ़ाते हैं तो बच्चे की समझ में आ जाता है उनकी क्रमबद्धता, शब्दों का उच्चारण, क्योंकि अध्यापक पहले बोलेगा तभी तो बच्चे उसको सुनेंगे। अब वो भी अगर गलत पढ़ रहे होंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि इसको क्या पढ़ते हैं। उद्देश्य हमारा गद्य शिक्षण का क्या है, वो ये है मुख्य रूप से कि भाषा में जो उनकी त्रुटियां चल रही हैं, जो कमियां चल रही हैं, उसको पूर्ण रूप से वो सक्षम हो जाएं गद्य शिक्षण के माध्यम से। अब हमने आज चर्चा करी हिंदी में क्या गद्य शिक्षण की। अब इसके बात करते हैं किसके और अन्य कभी जैसे गद्य हो गया, पद्य शिक्षण की करेंगे, फिर और देखेंगे हिंदी में पेडागोजी के बारे में। तो हिंदी की जो पेडागोजी है वो पूरा हमारे और आपके बीच में सामने आएगी। और अगर आज की क्लास में आपको लगा हो कि उद्देश्यपूर्ण है और परीक्षा से संबंधित हमें सवाल मिलने की संभावना प्रबल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, अच्छा लगे तो शेयर भी करिए और जुड़े रहिए मुझसे इसी तरह। धन्यवाद।